Assalamu alaikum. We are doing questions on kinematics. This is uh, this is a worksheet which I have posted on the group. You have to read. This is the worksheet which I have posted on the group. You have to read the first question. This is sheet number 1. The figure shows part of an arrangement used to determine the acceleration of a metal plate that falls vertically, light beam A, light beam B. The metal plate is released and falls a distance h of 0.500 meter before breaking light beam. The plates falls a further distance d before breaking a second light beam B. Assume the metal plate starts from rest and has an acceleration of 9.8 ms minus 2. Show that the time taken for the plate to fall 0.5 meter from rest is 0.319. अब ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको फ्री फॉल का केस देखना होता है पहले कि क्या ये एक्सेलरेशन फ्री फॉल है या एयर रेजिस्टेंस है. सवाल पढ़े पूरा. So this is our first question. I have notified कि वो जो मैंने वर्कशीट ग्रुप पे डाली हुई है मैं वो वर्कशीट यूज कर रहा हूँ. आप सब लोग क्वेश्चन पढ़ लें. ठीक है. दिस इज अ क्वेश्चन. द चैप्टर इज काइनेमेटिक्स. ये चैप्टर वैसे अभी चल रहा है लेकिन ये कि चूंकि बड़ा चैप्टर है और हमें इसको अभी टेस्ट वीक में लाने का प्लान है तो आई एम स्टार्टिंग इट्स क्वेश्चन. वैसे भी क्वेश्चंस थोड़े थोड़े करके ना करते रहने चाहिए. Now if you see, assume the metal plate starts from rest and has an acceleration of 9.8. ये जो 9.8 है ना इससे असल में ये पता चल रहा है ये जो 9.8 लिखा हुआ है इससे ये पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये फ्री फॉल. ये जो फाइल है या मैंने ग्रुप पे डाली भी, आप ग्रुप पे इसको ओपन कर लो किसी और पैरेलल डिवाइस पे. और उसके साथ अब देखो इन सवालों में ना इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज होती हैं. इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है जरा क्विक रिकॉल कर लो. 2as is equal to v square minus u square. S is equal to ut plus half at square. और तीसरी जो है वो है v is equal to u plus at. ये मेन इक्वेशंस हैं. ठीक है. तुम जो
लोग अभी आए हैं वो क्वेश्चन पढ़ ले। ये शीट नंबर 1 है उसी हैंडआउट में जो मैंने ग्रुप पे डाला है, और उस हैंडआउट में ये शीट नंबर 1 है। आप इसको पढ़ो और पढ़ने के बाद ये जो 3 इक्वेशंस हैं इनमें से लगाओ। हम लोग अभी पहुंचे हैं पहले पार्ट पे, आप क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, तो कुछ लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। शो दैट द टाइम फॉर द प्लेट टू फॉल 0.500 मीटर, ये डिस्टेंस है फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है कि जनाब यू को ना जीरो कर दें। ये आपका डिस्टेंस है और ये है ए इज इक्वल टू जी। सारा डेटा आपके पास है, निकालना क्या है, शो करना है टी, और टी की वैल्यू दी हुई है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन सेलेक्ट करो, इक्वेशन ऑफ मोशन सेलेक्ट करो और उसमें डेटा पुट कर दो। मैंने आपके सामने वर्किंग शो की है क्योंकि आज इस टॉपिक की पहली क्लास है। तो आप चाहें तो स्क्रीन से देखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, और खुद सॉल्व करें तो बहुत अच्छी बात है। काइनेमेटिक्स हर साल पेपर में आता है। इट्स अ चैलेंजिंग चैप्टर, मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसके स्केचेस जो हैं वो काफी मुश्किल हैं। मैंने इसके नोट्स वगैरह ग्रुप पे डाले हैं, क्लास में तो ज़्यादा सारे नोट्स बनाए। तो आपके पास तरीका ये होगा कि यू शुड मेक अ डेटा। आप डेटा बनाओ, आप डेटा बनाओ, डेटा बनाओ, उसके बाद फॉर्मूला लिखो और फिर कैलकुलेशन कर लो। जो लोग इसको साथ साथ सॉल्व करना चाहें वो अपनी कॉपी पर सॉल्व कर लें। मैंने वर्कशीट ग्रुप पे भेजी है, और अगर आप चाहें तो स्क्रीन पे देख लें यहाँ पर। लेकिन मुझे तो स्क्रीन स्क्रॉल करनी है ना, तो अगर मैं स्क्रीन स्क्रॉल करूंगा तो फिर आप देख नहीं सकेंगे। अगर मैं उसको छोटा करके साथ लगाता भी हूँ तो भी वो एक्चुअली रीडेबिलिटी का इशू होते। तो आप इस तरह उसको साथ रख सकते हैं। चलें, अब आगे बढ़े। सब अपने माइक्स वगैरह ऑफ रखिएगा, सब लोग अपने माइक्स जो हैं वो ऑफ रखिएगा। आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप बेशक माइक खोलें, क्वेश्चन पूछ लें और फिर माइक वापस बंद कर दें। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेट ओवर द डिस्टेंस एच। चूंकि ये इस चैप्टर की पहली क्लास है क्वेश्चंस की, तो मैं इसको बड़े आराम से करा रहा हूं। अभी मेरा पहले ही क्वेश्चन चल रहा है, उसका भी एक ही पार्ट हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि उसने एक मेटल प्लेट गिराई है ऊपर से। ये वो मेटल प्लेट है ना, ये नीचे जा रही है। ये
मेटल प्लेट लेजर ए को काटेगी, ये लेजर ए है, ये लेजर बी है। जब लेजर ए को काटेगी तो टाइमर जो है वो चलना शुरू हो जाएगा, लेजर बी को काटेगी तो टाइमर ऑफ हो जाएगा। तो अब ये कह रहे हैं कि मेटल प्लेट जब गिर रही है तो उसकी एवरेज स्पीड निकालो। ही वांट्स के एवरेज स्पीड निकालो ओवर द डिस्टेंस h। अब देखो h तुम्हें नजर आ रहा है, ये डिस्टेंस है ये। तो अब तुम्हारे पास डेटा तो मौजूद है, डेटा लगाओ और डेटा sorry, line was disconnected and we were discussing the पार्ट नंबर, वी वर डिस्कसिंग पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन स्क्रीन पर भी है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि फिर वो स्क्रॉलिंग की वजह से पढ़ना मुश्किल है, तो अगर आप क्वेश्चन को चाहें तो उसको मोबाइल पे खोल लें और मिनिमाइज करके साइड पे कर लें और देखते जाएं। अब देखिए, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेट ओवर द डिस्टेंस h। एवरेज स्पीड का मतलब होता है वेलोसिटी निकालनी है और आपके पास डिस्टेंस h है। तो अब इसको कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप उसमें टाइम रखेंगे जो पिछले पार्ट में आपके पास उसने खुद टोटल डिस्टेंस रखेंगे 0.5, पिछले पार्ट में टाइम निकल आया था वो रखो और फिर सॉल्व कर दो। तो पार्ट 2 की वर्किंग करें। ठीक है, आपने अगर अभी ज्वाइन किया है तो आप वो जो वर्कशीट मैंने ग्रुप पे डाली है, जिसका मैंने लिंक भी शो किया है कि मैं उसको यूज कर रहा हूं, आप उस वर्कशीट को सामने खोल लें। वो जो वर्कशीट है, जो वर्कशीट मैंने ग्रुप पे टैग की है, उसकी हम कर रहे हैं शीट नंबर 1। वो अभी भी आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूं, आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये वाला, दिस इज द क्वेश्चन विच वी आर डूइंग राइट नाउ। ठीक है, अब आगे पढ़ो। The length of the plate is measured. This value is entered into the timer. When the plate breaks the light beam A and B, the timer records the average speed of the plate through each beam. The average speed through light beam A and B are this and this. Respectively, the distance D is 0.20, 0.250.
कह रहे कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेट एज इट फॉल्स डिस्टेंस डी। अब एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला, जैसे मैंने बताया कि ये फाइल ग्रुप पे पड़ी हुई है, आप ग्रुप पे उसको खोल लें ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ सकें। डेटा यहां से चल रहा है, हमारे पास टाइम की वैल्यू है ये वाली, लेकिन एग्जामिनर ने आपको ये वाला जो डिस्टेंस डी है ये वाला डिस्टेंस डी जो है वो यहां आके बताया। ठीक है, अब आप शुरू करो और बी पार्ट 1 करो और आंसर निकाल के मुझे बता दो। ठीक है, अब तुम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया और देखो जैसे पेपर 2 के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो तुम इसको आराम से पूरा क्वेश्चन पढ़ो। एक मेटल प्लेट है जिसको ये ऊपर से गिराता है। मैंने अभी बताया कि ये जो वर्कशीट है ये मैंने ग्रुप पे डाली हुई है। इला, मैंने वर्कशीट ग्रुप पे डाली हुई है और उस वर्कशीट को आप खोलेंगे तो उसका पहला क्वेश्चन, मैंने उसको टैग भी किया है कि मैं ये वाली वर्कशीट यूज कर रहा हूँ। एक्चुअली रीड एंड राइट में मसला ये है कि रीड एंड राइट आप लोग घर पे भी कर रहे हैं और उसमें फिर क्वेश्चन नंबर मिसमैच हो जाता है और वो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसको भी ट्राई करते हैं ईयर नंबर डाल के। असल में जो वर्कशीट है वो एक जगह सारे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं, तो जो लोग अभी देख सकें उसमें से देख लें। अब ये एक मेटल प्लेट है जो नीचे गिर रही है, ये पहली बीम को काटती है तो टाइमर चलना शुरू हो जाता है, ये दूसरी बीम को काटती है तो टाइमर ऑफ हो जाता है। अब तुम यहां से पढ़ो और हम इस वक्त कर रहे हैं बी, और बी का पार्ट नंबर 1। हमारे पास दो दो वेलोसिटीज हैं, एक को मैं कह देता हूं यू, एक को कह देता हूं वी। अब तुम लोग डेटा बनाओ और मुझे हेल्प करो, आंसर निकालने में हेल्प करो। डेटा तुम्हारे सामने है, उसमें आंसर की वैल्यूज डालो और सॉल्व कर दो। हम चूंकि पहली क्लास कर रहे हैं काइनेमेटिक्स पे, तो काइनेमेटिक्स एक बड़ा चैप्टर है, साइज में बड़ा है और ओ लेवल कनेक्टेड है। पहले आपने डेटा बनाया, फिर आपने इक्वेशन सेलेक्ट की सॉरी, पहले आपने डेटा बनाया, फिर आपने इक्वेशन सेलेक्ट की और फिर आपने वैल्यूज प्लग इन कर दी। अगर आप डेटा डालने के बाद न्यूमेरिकल स्टेप नहीं दिखाते तो कोई मसला नहीं है। हाँ, जब आप इक्वेशन को रीअरेंज करें ना, जब आप ए को सब्जेक्ट बनाएं तो वो जरूर दिखाना चाहिए।
चलो अब आगे पढ़ो. स्टेट एंड एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑब्टेन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेट इन बी part 1 is not the same as the acceleration of free fall. Acceleration of free fall की वैल्यू होती है 9.8. अब देखो जो एएस लेवल में ये जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं ये हमेशा मुश्किल होते हैं. आपका जो आंसर आया वो 9.52 है. आपका जो आंसर आया है अभी वो 9.52 है, 9.8 नहीं आया. और लैब में कभी भी एग्जैक्ट 9.8 नहीं आता, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत सारे एरर्स होते हैं. और जाहिर है एयर मौजूद तो है ना, आपने एयर को हटाया थोड़ी है. ठीक है, एक मेटल की चीज है तो गिरेगी जरा तेजी से, लेकिन एयर रेजिस्टेंस जो है वो एक्चुअली थोड़ी बहुत जरूर मौजूद है. अब वो आपसे कह रहे हैं कि ये बताओ, अब तुम क्वेश्चन पढ़ो, और वो कह रहे हैं अब तुम ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला क्वेश्चन, और वो कह रहे हैं कि ये बताओ कि दो रीजन बताओ व्हाई द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑब्टेन, जो तुमने वैल्यू निकाली है वो ट्रू वैल्यू से क्यों डिफरेंट कर रही है, ये वाली वैल्यू क्यों नहीं आ रही एग्जैक्टली. ही सेज कि आप मुझे दो रीजन बताओ. तो अब आप लोग मुझे दो रीजन बता दो. एयर रेजिस्टेंस, वेरी गुड. एयर रेजिस्टेंस असल में जीरो नहीं है. वेरी गुड, ठीक है, गुड. दो तीन लोगों ने आंसर दिया, दैट्स गुड. दूसरा रीजन क्या लिखोगे? पहला रीजन तो यही है कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल नहीं है, थोड़ी बहुत एयर रेजिस्टेंस आएगी, और जब ये गिर रहा है तो इस पे थोड़ी बहुत एयर रेजिस्टेंस लगेगी. तो ठीक है, लिखो कि इसमें लिखो कि जी, छोटा जी ना, स्मॉल जी, G is valid only when there is no air resistance. आंसर लिख लो. G is valid ठीक है. The G is valid only when there is no air resistance. उसी में आगे लिखिएगा कि ड्यू टू द सरफेस ऑफ द प्लेट देयर इज सम रेजिस्टेंस ऑफ एयर. ड्यू टू द सरफेस ऑफ द प्लेट देयर इज सम रेजिस्टेंस. कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, जो प्लेट है उसकी सरफेस की वजह से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस एक्ट करेगी. दूसरा रीजन क्या लाऊं? दूसरा रीजन मुझे बताओ कि सेकंड रीजन क्या रखेंगे? दो रीजन मांगे हैं इसने. एक तो हमने दे दिया कि भाई असल में एयर रेजिस्टेंस
नो वन इज आंसर येट, आंसर दो यार कि और क्या हो सकता है। देखो मैं तुम्हें बताऊं कि यहां खड़े होकर तुम सोचो कि अगर एक मेटल प्लेट गिर रही है तो मेटल प्लेट गिरते वक्त तुम लोगों ने मेटल की शीट्स वगैरह को कभी गिरते हुए देखा होगा, ये छतों पे लगी होती हैं जो बेसिकली शीट्स होती हैं, तो वो गिरते वक्त इधर उधर हिल सकती हैं। तो असल में ये भी हो सकता है कि मेटल शीट गिरते वक्त थोड़ा टिल्ट हो जाए, स्विंग कर जाए, घूम जाए, और उससे फिर वो जो फ्री फॉल का केस है वो वैलिड नहीं रहेगा। ये पॉलिटिकल हो जाएगा, सिस्टमेटिक एरर है, बिल्कुल है, लेकिन वो फिर बताना पड़ेगा कौन सा एरर। आप खाली सिस्टमेटिक एरर नहीं कह सकते, वो फिर जनरल हो जाता है। वो कहते हैं कि आप अपना आंसर में सिस्टमेटिक एरर यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा सिस्टमेटिक एरर है। एनीवेज ये भी ठीक है, ये भी सिस्टमेटिक एरर ही बनेगा जो अभी पहला वाला है। अच्छा अब आंसर लिखो कि इसका, इसी में आंसर आगे लिखो, आंसर आगे लिखो कि द मेटल प्लेट मे बी फॉल
इसके नीचे लिख दीजिएगा, सॉरी, अब इसमें सॉरी वो मुझे एक कॉल अटेंड करनी पड़ गई थी, माजरत उसके लिए। आप इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिएगा कि द मेटल प्लेट में स्विंग, द मेटल प्लेट the metal plate may swing the metal plate may swing। तो इससे क्या होगा कि वर्टिकल मोशन ब्रेक हो जाएगी, और वर्टिकल मोशन अगर ब्रेक हो जाती है तो फिर क्या होगा कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से फिर जो उस हैंडआउट में, ये जो हैंडआउट मैंने ग्रुप पे डाला है, आप इसको घर पे ट्राई करिएगा। इट्स अ हैंडआउट अलोंग विद मार्किंग स्कीम, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो मार्किंग स्कीम के साथ हैं, उनको ट्राई जरूर करिएगा। काइनेमेटिक्स जो है उसके पेपर 2 से मैंने शुरू किया है। अब आप पढ़िएगा, मैं शीट नंबर 4 पर हूँ, ठीक है? आप लोग शीट नंबर 4 निकाल लो, इसका ईयर नंबर भी मैंने बता दिया। इसका पुराना पेपर है नवंबर 2008, पेपर 2 क्वेश्चन 2। मैं इसकी जरा क्लियर कॉपी लगा देता हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन है और ईयर नंबर है, तो आप खुद भी खोल सकते हो वरना शीट नंबर 4 है। चलो तो पढ़ो। A car is traveling along a straight road at speed v. A hazard suddenly appears in front of the car. In the time interval between the hazard appearing and the brakes on the car coming into operation, the car moves forward a distance of 29.3। हमने ओ लेवल में पढ़ा था थिंकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये उसके बैकग्राउंड में। When the brakes applied, the front wheels of the car leave skid mark on the road that are 12.8 meter long as illustrated। वो जो गाड़ी के रोड पे जो स्क्रीच के साइन होते हैं वो, आप सब लोग क्वेश्चन गौर से पढ़ लो एक मरतबा। ये स्टोरी क्या सुना रहा है? स्टोरी तो हमेशा लंबी सुनाता है।
ठीक है, अब अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, कहते हैं डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द कार बिफोर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। ब्रेक तो उसने वहां लगाई ना जहां पर वो पोजीशन ऑफ द कार व्हेन हैजर्ड अपीयर्स, hazard suddenly appears in front of the car. In the time interval between the hazard appearing and the brakes applied, the car moves forward a distance of 29.3। देखो इसको ओ लेवल में कहते थे, इसको ओ लेवल में कहा करते थे हम लोग थिंकिंग डिस्टेंस, ये कहलाता था थिंकिंग डिस्टेंस। और ये वाला ओ लेवल में इसको हम कहते थे इसको ओ लेवल में कहते थे ब्रेकिंग डिस्टेंस, द स्पीड ऑफ द कार बिफोर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। ठीक है, अब तुम लोगों ने क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ लिया, अब हम इसका डेटा बना लेते हैं और डेटा बनाकर फिर सॉल्व कर लो। जो गाड़ी जब यहां पहुंचेगी, ये कह रहे हैं ना स्पीड v, ये गाड़ी की वेलोसिटी होगी v, यहां पर ब्रेक लगाने बिफोर द ब्रेक्स, और यहां आकर गाड़ी रुक जाएगी। मैंने इसकी वर्किंग शो की है, आप लोग या तो ईयर नंबर लिख के सॉल्व करिएगा या शीट नंबर 4 लिख के सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जब गाड़ी रुकती है, जिसको ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते थे ओ लेवल में, उसमें फाइनल वेलोसिटी हमेशा जीरो हो जाती है। तो हमें निकालनी है इनिशियल वेलोसिटी। अब पढ़ो, द टाइम इंटरवल बिटवीन द हैजर्ड अपीयरिंग एंड द ब्रेक्स बीइंग अप्लाइड। हैजर्ड दिखने और ब्रेक अप्लाई करने का, देखो ये वाला जो पीरियड है, ये इसकी बात कर रहा है कि ब्रेक लगाने से पहले और हैजर्ड दिखने के बाद का टाइम निकालो। देखो ये वाला जो पोर्शन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट वो सोच रहा है, इट्स अ थिंकिंग प्रोसेस। तो उस प्रोसेस के दौरान स्पीड कांस्टेंट रहती है। जितनी देर ड्राइवर डिसीजन ले रहा होता है, जिसको फिजिक्स में कहते हैं रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, उसमें स्पीड कांस्टेंट होती है। अब चूंकि स्पीड कांस्टेंट है तो फॉर्मूला लग जाएगा T इज इक्वल टू डी अपॉन वी, वो लगा के T निकाल लो। पढ़ो, द लीगल स्पीड लिमिट ऑन द रोड इज 60 किलोमीटर पर आवर। वहां पर स्पीड लिमिट है
60 kilometer per hour. Use both of your answers in A to comment on the standard of driving of the car. एक तो बड़ी बात ऑब्वियस है कि ड्राइवर ने आखिर में आकर इमरजेंसी ब्रेक्स लगाई, जो दिखता है कि ही इज नॉट अ गुड ड्राइवर, वरना स्क्रीच आने का मतलब तो यह है कि उसने बहुत देर में रिएक्ट किया और रिएक्शन के दौरान काफी बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, तो ही वाज नॉट लुकिंग अलर्ट। हाँ, ये देख लेते हैं कि कहीं वो ओवर स्पीडिंग तो नहीं कर रहा था, जो लिमिट है क्या उसको क्रॉस किया था। जैसे वो आजकल पाकिस्तान में भी मोटरवे पे स्पीड गन्स होती हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम उसकी स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। यहां आ रहा है 16.7 और ये बंदा जा रहा था 14.6 पर, तो इसका मतलब है ओवर स्पीडिंग का केस नहीं है। हाँ, रिएक्शन टाइम ज्यादा है, वक्त पे रिएक्ट नहीं किया, इसलिए व्हीकल जो है वो बड़ी मुश्किल से रुकी, स्क्रीच लग गई और एक्सीडेंट हो सकता था। तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि पहले ये वर्किंग कॉपी कर लो। तो ये कॉपी करके लिखो कि ड्राइवर ओवर स्पीड तो नहीं कर रहा, और मैंने जैसे आपको सिखाया था पेपर में, अब इसके 3 मार्क्स दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि आपने कैलकुलेशन कर दी, ओवर स्पीडिंग बता दी, तो ये 2 मार्क्स तो हो गए। एक नंबर और है, इसने बोला है कमेंट करो, तो आप लिख दोगे कि ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहा, लेकिन स्क्रीच का मतलब है कि उसकी ड्राइविंग क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो आप लिख दो कि द ड्राइवर वाज not looking alert, driver was not looking alert driver was not looking alert as thinking distance is quite large, as thinking distance is quite large. चलें, वी कीप इट अप टू हियर। आज का काम यहीं तक है और हम इसको इंशाल्लाह अपनी जो अगली क्लास है अब उसमें कंटिन्यू करेंगे, होपफुली कल रखेंगे। लेट मी डिसाइड कि हम उसमें क्या एजेंडा रखते हैं। लेकिन हमने काइनेमेटिक्स के पास पेपर शुरू कर दिए हैं और जैसे मैंने आपको सिखाया कि देखो थोड़े थोड़े क्वेश्चन आप करो। अब हमने आज सिर्फ 2 क्वेश्चन किए हैं, बट वी गिव टाइम टू रिपीटेडली डिस्कसिंग द क्वेश्चन सो दैट एटलीस्ट वी गेट समथिंग। हम अपनी क्लास यहाँ रोक रहे हैं, क्लास इंशाल्लाह अब अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।